तब उस साल गर्मी थोड़ी जल्दी आई थी। ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी और उनके लोगों ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। लगभग मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में क्लियर हो गया था कि बहुत ही लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मीज और जो मुजाहिदीन वगैरह जो भी थे इतने अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आ गए, इससे इंटेलिजेंस का लैप्स या ये कहना ठीक होगा? जो भी ऊपर होगा, आप किसी पहाड़ी पे जाके खड़े होंगे और वहाँ से नीचे देखेंगे तो आप एडवांटेजेस पोजीशन में ही हैं, क्योंकि आपको तो सारा दिखता है। हमने फिल्मों में देखा है कि सैनिकों की चिट्ठी आ रही है, वो चिट्ठियाँ पढ़ रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं। एक जर्नलिस्ट से सैटेलाइट फ़ोन लेके बात की थी अपने वाइफ से और बोला था कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे। तो ये तो भगवत गीता में लिखा है कि आपको धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। भारतीय सेना का जो जवान होता है और जो हमारे JCOs होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं, दे ऑलवेज लिव अप एंड दे बीट योर एक्सपेक्टेशंस। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा। वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई आम हस्ती नहीं है। कारगिल की लड़ाई को पूरे हुए अब 25 साल होने जा रहे हैं और देश हमारा इस बार कारगिल की विजय की 25वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। हमारे साथ बैठे हैं मेजर रोहित चौधरी जी, और ये उस रेजिमेंट में थे, ये उस यूनिट में थे कारगिल में, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई का पूरा लुक ही बदल के रख दिया। कारगिल की लड़ाई को एक टर्निंग पॉइंट पर ला के रख दिया। ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर्टिलरी किस तरह काम करती है, बोफोर्स ने क्या कारगिल में रोल प्ले किया, आर्मी किस तरह मूवमेंट करी थी और वहां का सिचुएशन क्या थी, ये हम कारगिल के रियल हीरो से आज जानने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, वॉच द फुल पॉडकास्ट। हेलो सर। हेलो सर, 25 साल होने जा रहे हैं इस लड़ाई को, कैसा लग रहा है सर? 25 years ऑफ ग्लोरी, आई शुड से। ग्लोरी, हाँ ज़रूर। 25 साल हो गए हैं और हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे नज़रों के सामने अभी भी चल रहा है और वो जो यादें हैं वो हमारे जहन में एकदम अभी भी बसी हुई है। अच्छा लगता है बात करके। जी हाँ सर, ये कारगिल की लड़ाई जब हम कहते हैं तो जैसे मैं उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जो कि वॉर के बाद पैदा हुआ। 2001 मैं ही जन्म लिया था। वो लोग जो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके बारे में उनको आप क्या बताएंगे? कारगिल क्या था, हाउ इट स्टार्टेड? तो ये 1999 की बात है, जब जैसे हर साल गर्मियाँ आती हैं तो बर्फ़ जब पिघलता है तो हम वापस अपने पोस्ट पे जाते हैं, क्योंकि वो पोस्ट इतने ऊंची हाइट पे हैं और इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वहाँ पे रहना कि सर्दियों में वहाँ से भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना भी अपने अपने पोजीशंस पे विड्रॉ कर देती है, वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे रहा ही नहीं जा सकता है। तो 1999 जो था, तब उस साल गर्मी थोड़ी जल्दी आई थी, बर्फ़ जल्दी पिघल गया था। तो उस वजह से जब हम अप्रैल मई के महीने में या जून के शुरुआत में या मई जून में जब जाते हैं वापस अपने पोस्ट पे, जब भारतीय सेना वहाँ पे गई तो उन्हें पता चला कि वो पोस्ट पे ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी और उनके लोगों ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो वो पहली बार जब ये पता चला तब उस दौरान शायद इस मैग्नीट्यूड का पता नहीं था कि कितने पोस्टों पे ये हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये खबरें आनी शुरू हुई। तब जाके एक पैटर्न सा दिखाई दिया और लगभग मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में क्लियर हो गया था कि बहुत ही लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था। मतलब इसे पता लगाने में कि कितने पोस्ट पर कब्जा हुआ है, लगभग 1 महीने का समय लग चुका है। पूरा 1 महीना तो नहीं, जब से पहली खबर आई थी तब से, और पूरा पिक्चर इमर्ज होने में कुछ दिन तो जरूर लगे थे, हफ्ता 10 दिन तो जरूर लगा था। तो उस समय इंडियन आर्मी की कंडीशन कैसी थी? मतलब किस लेवल पे इंडियन आर्मी वहाँ पे कश्मीर में, कारगिल, द्रास, बटालिक, जहाँ पे ये पूरा बैटल लड़ा गया, वहाँ पे क्या पोजीशन थी इंडियन आर्मी की? जी, मैं 1998 में मेरी पोस्टिंग हुई थी लद्दाख में, लेह में, जो कि हेडक्वार्टर है बाकी जो वहाँ पे यूनिट्स हैं उसका। तो ये सच है कि उस टाइम हमारा जो फोकस था वो पूरा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में था, जो कि कश्मीर वैली में होती है, जो कि श्रीनगर और उस इलाके में होती है, जो कि जोजिला पास के दूसरी तरफ पड़ता है। तो जो लेह, लद्दाख, कारगिल, ये वाला जो इलाका है, इस पे हमारा ये पूरा ध्यान, उस टाइम ध्यान तो रहता ही है लेकिन फोकस उतना उस टाइम नहीं था। क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मीज और जो मुजाहिदीन वगैरह जो भी थे इतने अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आ गए, इससे इंटेलिजेंस का लैप्स या ये कहना ठीक होगा?
उससे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि जब मैंने कहा कि फोकस कम हो जाता है, तो कई बार क्या होती है कि कुछ आर्मी की यूनिट्स एक जगह से दूसरी जगह पे रीडिप्लॉय होती हैं। तो वैसे ही कारगिल वाले इलाके से या जो लेह से कारगिल का रास्ता है, वहाँ पे जो यूनिट्स थी, उनको वैली में भेजा गया था। वो कश्मीर वैली में थी for that anti-terror operation. for the anti-terror operation because that was more important. It is always a question of priority versus Exactly. तो उस प्रायोरिटी में वो ज़्यादा था, आगे था, प्राथमिकता उसको ज़्यादा दी जाती थी, इसलिए यहाँ पे लोग कम थे। And no one was expecting a war or And any it is conflict. always a matter of surprise. Who surprises whom first? कई बार हम भी दुश्मन को सरप्राइज करते हैं और दुश्मन भी हमें सरप्राइज करता है। तो कुछ हद तक हाँ, इंटेलिजेंस बेहतर हो सकता था। सर, आर्मी में काफ़ी यूनिट्स होते हैं, जैसे आर्टिलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, ये क्या होते हैं? मतलब आर्टिलरी किसे कहते हैं और इन्फेंट्री किसे कहते हैं? देखिए, मोटे तौर पे इन्फेंट्री वो है जो कि फुट सोल्जर्स हैं, जो कि फाइनली जाके ज़मीन पे कब्जा करते हैं, वो सारा एक्शन वही करते हैं जो कि, और जब जितनी हम बाहर जो बातें सुनते हैं, जो मूवीज़ देखते हैं, उसमें जो ऑपरेशंस देखते हैं, वो सारी इन्फेंट्री सेंट्रिक रहती हैं, जो कि फुट सोल्जर ने जाके किया। और अल्टीमेटली विक्ट्री तभी होती है जब आप ज़मीन पे जाके खड़े हो जाते हो, है ना। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ होता है, उसके बाद बहुत कुछ होता है। तो उससे पहले जैसे कारगिल की लड़ाई की अगर बात करें, तो जो आर्टिलरी का इस्तेमाल इसलिए होता था कि हम एनिमी पोजीशंस को पहले आप उसको उस पर शेलिंग करके उस पर लोग दुश्मन का हेड डाउन करते हो, उनका मोरल डाउन कर देंगे उनको, हाँ, और उनको आप सॉफन करोगे, उन पे कैजुअलिटीज वो करोगे, उनके बंकर डिस्ट्रॉय करोगे जितने हो सकते हैं, इससे पहले कि फुट सोल्जर्स वहाँ पे जाके अटैक करें। क्योंकि इन सब के किए बिना अगर कोई वहाँ पे जाएगा तो बहुत मुश्किल होता है और कैजुअलिटीज होने की जितना पढ़ा अब तक कारगिल के बारे में, सर मैं पूरा 11 डेज का सीरीज बना रहा हूँ कारगिल पर, ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर। तो यहाँ पर हम रोज एक कारगिल की स्टोरी नरेट करते हैं। पाकिस्तान, मैंने जितना पढ़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था, बहुत ऊंचाई पर था, हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन वो हमें देख सकते थे कारगिल में। दिस वाज द सिचुएशन, राइट? Most of the posts are very very difficult to reach. They are inaccessible. जो भी ऊपर होगा, आप किसी पहाड़ी पे जाके खड़े होंगे और वहाँ से नीचे देखेंगे तो आप एडवांटेजेस पोजीशन में ही हैं, क्योंकि आपको तो सारा दिखता है, कोई भी डायरेक्शन से कोई भी आएगा तो आपको दिखेगा। तो वो वहाँ के लिए भी सच था। वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट, इवन द नॉर्मल टेरेन इज सो डिफिकल्ट, तो जहाँ पे हम पोस्ट बनाते हैं वो तो डेफिनेटली वहाँ पे एडवांटेज होता है, तभी वहाँ पे पोस्ट बनते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ पे एक बार जो उस पोस्ट में चले जाए, बंकर के अंदर चले जाए, वो डोमिनेट करता है एरिया को, क्योंकि एक ऊंचाई का भी फायदा मिलता है। पाकिस्तान किस तरह डोमिनेट कर रहे थे उस कारगिल और बटालिक द्रास सेक्टर को, किस तरह से? मतलब देख, जो नॉर्मल हालत में इससे पहले की जब इंट्रूजन हुआ था, तो कई पोस्ट्स हैं जो कि हमारे कुछ पोजीशंस को डोमिनेट करते हैं। वो क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल कोई ऐसी बनी सीधी खींची हुई लाइन नहीं है, वहाँ पे जो जहाँ पे प्रेजेंट है उसी हिसाब से वो डिफाइन होता है। इसीलिए उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। तो अब कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिससे कि हमारी सड़कें दिखाई देती हैं, उनको हमारा NH दिखाई देता था, तो वो हमेशा डोमिनेट करते हैं। वो साल के 365 दिन वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है उन पोस्ट से। फिर कुछ पोस्ट हमारे भी वैसे होते हैं जिसमें कि हम या तो उनको देखते हैं, या उनके किसी सप्लाई लाइन को देखते हैं, या उनके किसी सड़क को देखते हैं, तो उसमें हम डोमिनेट करते हैं। तो ये तो सिचुएशनल होता है, और कई जगह पे उनको थोड़ा अपर हैंड रहता है, कई जगह पे हमें रहता है। हाँ, इट डिपेंड्स कि हम कहाँ बैठे हैं और वो कहाँ बैठे हैं। सर, यहाँ पे हमने आर्टिलरी की बात की। आर्टिलरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लगती है सबको? और आप खुद आर्टिलरी यूनिट में रहे हैं, और वहाँ पर आपका क्या रोल रहता है आर्टिलरी में व्हेन यू वर देयर? आर्टिलरी, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले कि हमारी सेना जाए, हमारी फुट सोल्जर, हमारे इन्फेंट्री यूनिट्स जाएं और कोई ऑपरेशन करें, उससे पहले आर्टिलरी का रोल होता है कि वो उस एरिया को सॉफन करे, उस वहाँ पे दुश्मन को कुछ डैमेज पहुँचाए, ताकि डरा दे, कैजुअलिटी कॉज कर सकें। कुछ जो उनके बने हुए बंकर्स हैं या जो भी संघर्ष हैं उसको हम डैमेज कर सकें, ताकि और दुश्मन को उलझा के रखें, उसका हेड डाउन रखें, उसको इंगेज्ड रखें, ताकि इन्फेंट्री अपना काम कर सके, वो फायर ना कर पाए, बाहर निकलना पाए। तो और ये कारगिल के युद्ध के दौरान, क्योंकि ये पोस्ट्स इतने इनएक्सेसिबल थे, यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल था, ये धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ, धीरे नहीं बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था हमें कि आर्टिलरी का एक मेजर रोल होने वाला है, इससे पहले कि हमें कोई सक्सेस मिल सके, अपने पोस्ट को वापस कैप्चर करने का सक्सेस मिल सके, इससे पहले आर्टिलरी फायर बहुत ज़्यादा और इफ़ेक्टिवली करना ज़रूरी था।
इसलिए कारगिल युद्ध के दौरान आर्टिलरी की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई, क्योंकि इसके बिना कोई सक्सेस मिलना बड़ा मुश्किल होता। आई सी। तो सर, ये जो कारगिल की लड़ाई जब शुरू हो रही थी, आप उस समय लेह लद्दाख में थे। हाउ यू रीच दैट कारगिल और द बटालियन द्रास सेक्टर? आप कहाँ थे उस वक्त? मतलब मैं पोस्टेड तो लेह में था, एक्चुअली लेह से भी आगे था, और अच्छा। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो जो आर्टिलरी ब्रिगेड है उसमें एक वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप का काम होता है इंजीनियरिंग सपोर्ट देना पूरे इक्विपमेंट को, वो चाहे गन्स हो, चाहे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, चाहे गाड़ियाँ हो, हर एक चीज़ का इंजीनियरिंग सपोर्ट, उसको मेंटेन करना जो होता है वो वर्कशॉप का काम होता है। तो मैं उसका वर्कशॉप का ऑफिसर कमांडिंग था उन दिनों। जब युद्ध शुरू हुआ उस टाइम एक्चुअली मैं वहाँ नहीं था, लद्दाख में नहीं था, मैं किसी और काम के लिए इधर आया हुआ था, बड़ौदा आया हुआ था। लेकिन रातों रात एक दिन, ये मई का महीना होगा, आखिरी हफ्ते में मई के 1999, जब मुझे एक मैसेज दिया गया कि आपको अब वापस आपकी यूनिट में जाना है इमीडिएटली। हमें कोई जानकारी नहीं थी क्यों जाना है, क्यों क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन शाम को ये मैसेज आया और उसी दिन रात को मैं तैयार हो गया वहाँ से निकलने के लिए। फिर एक एयरफोर्स प्लेन के माध्यम से मैं दिल्ली आया और दिल्ली से अगले दिन लेह गया। और लेह में जब मैं पहुँचा तो मुझे पूरा माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा था। पहली बार मैंने देखा कि बहुत तनाव है वहाँ पे, टेंशन था पूरे एयर में, सब जगह पे। और मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर से मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको इमीडिएटली कारगिल की तरफ जाना है। कारगिल अपनी यूनिट को लेके, अपने जवानों को लेके, आपके जवान तैयार हैं और आप इमीडिएटली जाइए। वहाँ जो आर्टिलरी ब्रिगेड है वो ऑलरेडी जा चुकी है आगे। अच्छा। तो आपको पीछे से जाके उनके साथ ज्वाइन करना है। तो मैं लेह से आगे निकला। लेह से अराउंड 60 किलोमीटर आगे मेरी यूनिट थी। वहाँ पे जवान तैयार थे। मैं ये 10, 12, 15 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेके उस दिन मैं कारगिल की तरफ चल पड़ा। और लगभग 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो आर्मी की गाड़ियाँ तो थोड़ी सी स्लो, और काफ़ी ट्रैफिक पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह रहता है। तो हमारा पूरा दिन ऑलमोस्ट उसमें निकल गया। और जब मैं कारगिल पहुंचा तो ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे थे उस दिन। और बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे यूनिट्स आए हुए थे, ट्रूप्स आए हुए थे। कहीं पे रुकने की, कहीं पे सड़क के साइड में भी जगह नहीं थी, क्योंकि भरा हुआ था पूरा लोगों से। और क्योंकि हम लोग 12-14 घंटे से सड़क पे थे, तो ये ज़रूरी था कि कहीं पे जाके जवानों को भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए, और फिर वो खाना वगैरह बनाते हैं और रात के लिए रुकते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे थोड़ी सी कहीं पे जगह मिली, तो मैंने अपने यूनिट को वहाँ पे छोड़ा रात भर के लिए। और उन्होंने डिगिंग शुरू की। सबसे पहले डिगिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपको सिक्योर करना पड़ता है अपना एरिया। और उसके बाद में गया कारगिल में अपने जो आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर थे उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ पे एक बंकर है जिसको कि उस टाइम ऑपरेशंस रूम बनाया गया था। वहाँ पे जाके मैं मिला, और मैंने पहली बार वहाँ मैप्स पे देखा जो सस्पेक्टेड इंट्रूजन पॉइंट्स थे, वो मार्क थे कि कहाँ कहाँ पे ऐसा घुसे हुए हैं ये पाकिस्तान, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो घुसे हुए हैं। और पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है, और इस मैग्नीट्यूड, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आप कारगिल चले जाओ और कुछ कर लो। ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है। और मैं अपने कमांडर से मिला। उन्होंने मुझे बोला कि किस सड़क पे जाना है। उन्होंने बोला बटालिक के साइड में हमारी गन्स लगी हुई हैं, प्लीज़ गो एंड टेक चार्ज इमीडिएटली एंड मेक श्योर दैट द गन्स कीप फायरिंग। बिकॉज मेरा रोल वही था कि गन ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर ख़राब हुए तो वो इंजीनियरिंग सपोर्ट का फेलियर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, जहाँ पर जब वॉर शुरू हो गया, आर्टिलरी ने फायर करना शुरू कर दिया, तो ये फायर कितना इंटेंस था? मतलब क्या हम एक स्पेसिफिक टाइम पे फायर करते थे, या वो किस तरह से डिसाइड होता था कि अब फायर करना है? मतलब नहीं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था। हमें ऐसा लगता था कि हम अंधाधुंध फायर कर रहे हैं। 24 घंटे फायरिंग होती थी। अंदाजा ही नहीं था कि दुश्मन कहाँ बैठा हुआ? नहीं, अंदाजा होता है। ऐसे आप किसी भी दिशा में ऐसे फायर नहीं करते हैं। आप स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, स्पेसिफिक टारगेट्स पे ही आप फायर करते हैं। और उसका एक सिस्टम होता है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी जगह पे फायर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं। उससे पहले कोई कहीं ना कहीं से उस जगह को आप ऑब्जर्व करेंगे, और आप देखेंगे कि आपके गोले जो हैं वो सही जगह पे गिर रहे हैं या नहीं। अच्छा। अगर नहीं गिर रहे हैं तो ये ओपी, ऑब्जर्वेशन पोस्ट का काम होता है करेक्शंस देना
जिससे कि आप वो करेक्शन Angle कर वगैरह सकें, बदल एंगल, सकें। रेंज, और वो आप उसको चेंज करके ये इंश्योर कर सकें कि सही जगह पे गोला गिरे। लेकिन फायरिंग बहुत हो रही थी, ज़बरदस्त हो रही थी, 24 घंटे होती थी। मैंने पहली बार देखा बोफोर्स फायर करते हुए इतना सारा। और फील्ड गन्स थे, बाकी गनें भी थी जो इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट्स के पास रहती हैं, जिसको हम इंडियन फील्ड गन और लाइट फील्ड गन कहते हैं, तो उनकी भी फायरिंग होती थी। ये सारा एक प्लान के हिसाब से होता था, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। इनफैक्ट मैं अभी मैंने पढ़ा कि 45 दिनों के अंदर 45,000 राउंड फायर हुए थे शायद फील्ड गन्स के, तो मतलब 1000 राउंड्स पर डे, और ये 12 गनों की बात हो रही है। तो आप सोचिए कि एक गन जो है वो एक दिन में कितने राउंड गोले फायर करती थी, और इस तरह का इतना ज़्यादा फायरिंग। आप जैसे मुझे बता रहे हैं, ये सोच के मुझे इमेजिन कर सकता हूँ कितना ये टेंस सिचुएशन रहा होगा वहाँ पे। एक जितने सैनिक मौजूद है उनके लिए और खासकर आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर कोई गन कंटिन्यूसली फायर कर रही है तो वो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। बहुत एक दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट जैसे बोफोर्स गन्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि इतने सिवियर कंडीशंस में उन्हें कभी चलाया ही नहीं गया था कहीं भी, क्योंकि ऐसे बैटलफील्ड से दुनिया में कम है। हाँ। और जितना डस्ट का एक्सपोजर या उस टेरेन की वहाँ पे ठंड है, और उन सब कंडीशंस के अंदर उसको ऑपरेट करने से इक्विपमेंट का जो नुकसान होता है या जो वेयर एंड टेयर होता है, उसका हमें अंदाज़ा क्लियरली कभी भी नहीं लग सकता है। वो तो समय ही बताता है। ये बोफोर्स इतनी खास क्यों है, मतलब इसको इतना हाइप क्यों कर दिया गया? बोफोर्स इसलिए है क्योंकि वो सबसे पावरफुल सिस्टम थी हमारे पास उस टाइम। और जो उसका कैलिबर होता है, जो उसके पेलोड की कैपेसिटी होती है, जो उसके गोले में जो जितना वो, मैंने देखा मशीन से वो गोला लगता है अंदर पूरा। जी हाँ, वो भारी होता है, 40-45 किलो का होता है वो। और ये इफ़ेक्टिव भी इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड सिस्टम है, उसमें बहुत सारे तरह के इनपुट्स डाले जाते हैं उस सिस्टम में, ताकि वो गोला अपनी सही जगह पे जाए। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, द गन का सिस्टम भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको वेदर कंडीशंस, विंड की स्पीड क्या है, एयर की डेंसिटी क्या है, सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका गोला जो कि 30 से 35 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है, वो सही जगह पे गिरे। तो इन सबको मैनेज करना, ऊपर से जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है हमारे पास। जब आप सड़कों पे जाते हो वहाँ, तो एक साइड में नदी है और एक साइड में पहाड़ है, तो स्टीप स्लोप्स हैं, तो आपको गनों को साइड करने की जगह नहीं मिलती है। आप गन कहाँ पे रखोगे? उसके लिए आपको समतल ज़मीन चाहिए, और सिर्फ समतल ज़मीन से भी काम नहीं चलता है, उसके सामने कोई पहाड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो गोला पार नहीं कर पाएगा उसको। तो इट हैज़ टू फायर एट अ वेरी स्टीप एंगल if the feature in front is very steep, which will make the firing inaccurate. तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं जिसको कि ध्यान में रखते हुए उन इक्विपमेंट्स को ऑपरेट किया जाता है। और जाहिर है जब ऐसे कंडीशन में इक्विपमेंट को चलाएंगे तो उसके फेलियर्स ज़्यादा होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, जो कि हमें अनुभव और एक्सपीरियंस उसके दौरान ही मिलेगा। उसका कोई आप फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने बताया कि प्रॉब्लम्स तब आनी शुरू हो जाती हैं जब आप कंटिन्यूसली उसको फायर करते हो। आप बता रहे कि 24 घंटे में मतलब अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी पाकिस्तान के ऊपर, हम जो टारगेट सेट हो गए उनके ऊपर। किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी? लाइक व्हाट वाज द इंजीनियरिंग सपोर्ट सिस्टम यू डिड देयर, मतलब वहाँ पे हो क्या रहा था? तो इन सभी गनों में थोड़ी जब कुछ रूटीन टास्क्स होते हैं, जबकि आप इतना फायरिंग करें तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस होगा, उसके बाद उसकी सफाई होगी, उसके बाद कुछ असेंबलीज़ को आपको बेसिकली सफाई या लुब्रिकेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो वो कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल था उस टाइम, क्योंकि गैप्स कम मिलते थे, और अगर कोई फायर प्लान बना हुआ है 24 घंटे का तो उसको आप डिसरप्ट नहीं करेंगे। ये तो पहली बात हो गई। ये फिक्स है कि अगर एक गोला छूटना तय है तो होगा, वो तो होगा ही। उसकी तो टाइम फिक्स्ड है, उसका लोकेशन फिक्स्ड है, वो एक प्लान के हिसाब से है। उसके लिए इंजीनियरिंग टास्क को आपको उसके बीच में फिट करना है, उसको उसकी वजह से फायर प्लान नहीं बदला जाएगा। That makes your task more complicated. Yes it does. And there are also long term reasons. There are reasons, जैसे ये गनें जो आई थी, जो कि बटालिक में आई थी इस लड़ाई के दौरान, वो सियाचिन ग्लेशियर में पहले काम कर रही थी काफ़ी सालों से, और उनको लाया गया था। अब क्या होता है कि जब कई सालों से गन्स काम कर रही हैं तो उसकी एक लाइफ डिफाइंड होती है, कि मान लीजिए इतने 100 राउंड्स के बाद आपका एक मेजर असेंबली का चेंज होगा या उसका ओवरहॉल होगा। तो अब क्या हुआ था कि क्योंकि वो ऑलरेडी ऑपरेशनल थी और सडनली लड़ाई शुरू हो गई,
और लड़ाई शुरू हो गई और यहाँ फायरिंग और ज़्यादा हो रही है, तो वो रूटीन जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस जो था वो तो करने का हमें मौका ही नहीं मिला, या हमें दिख रहा था कि अब बहुत जल्दी वो आने वाला है, लेकिन अब उसके बारे में क्या करें। अगर 45,000 गोले दाग दिए गए हैं आर्टिलरी के द्वारा, और फिर और जहाँ पे आप बोल रहे हैं 100 फायर होने के बाद में उसका असेंबली चेंजेस करने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाएगा। हाँ, रिस्क मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस डोंट गो बाय द नंबर्स, बिकॉज उसको एक मैनेज करने का तरीका होता है, उसको मेजर करने का एक तरीका होता है। वो मैं अंदाजे के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोग उसको टेस्ट करते हैं कि कितना वेयर हुआ है, क्या वो और गोले फायर कर सकता है, इससे पहले कि ये डिसीजन लिया जाए कि उसको अब मेंटेनेंस में लेना है या अभी भी उसको चला सकते हैं। मैंने ऐसे कुछ वीडियोस देखे थे जब ये ISIS के ऊपर अटैक कर रहे थे, यूएस के फोर्सेस हो गए, दूसरे फोर्सेस, ये लोग मोटार फायर करते थे, आर्टिलरी फायर करते थे, कई बार वो जमीन पर ही नीचे फट जाया करती थी वो गन के अंदर ही। क्या ये पॉसिबल होता है बोफोर्स में भी? बोफोर्स में तो मैंने एक्सीडेंट नहीं सुना है, लेकिन कुछ गनों में होता है कई बार। उसके कई कारण हो सकते हैं, हर बार इक्विपमेंट ही फॉल्टी नहीं होता है, कई बार एमिनेशन फॉल्टी होता है, वो भी हो सकता है। फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आपने सेफ्टी जो मार्जिन्स हैं उसमें पूरा नहीं उसका पालन किया है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलाने वाले की भी गलती हो सकती है, चलाने वाले की हो सकती है, कई बार गन का अलाइनमेंट हिल जाता है, उससे भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, और कई कारण है उसके होने के। इस मायने में बोफोर बहुत ही ठीक है बाकी सबके मुकाबले देखा जाए तो। जी हाँ, बोफोर्स काफ़ी रिलायबल सिस्टम है, लेकिन मैंने ये कहा कि जैसे उन कंडीशंस के अंदर उसकी फेलियर फिर भी हो रही थी कंपोनेंट्स की, क्योंकि काफ़ी सारे कंडीशंस एक साथ मिलके इक्विपमेंट पे प्रेशर डाल रहे थे। जैसे डस्ट है, जैसे मैंने कहा ज़मीन लेवल अगर प्रॉपर नहीं है, और बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है जिसमें कि उसको कूलिंग का टाइम नहीं दे रहे हो आप। फिर कई बार इंजनें होती हैं, जैसे गन के ऊपर एक इंजन होता है जो कि उसको पावर सप्लाई के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट होता है, वैसे जनरेटर सेट भी होता है लेकिन एक इंजन होता है। तो वो इंजन अगर 24 घंटे चलते रहेगा कोई इंजन तो जल्दी फेल होगा। तो और वो ऐसा होना शुरू हो गया था, हमारी आंखों के सामने वो ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स फेल हो रहे थे। तो हमें पता चला क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो 24 घंटे चलते थे। क्यों 24 घंटे चलते थे? क्योंकि जो जनरेटर है वो वहाँ तक लाए नहीं जा सकते थे या थोड़े दूर थे। तो इन चीज़ों का, जैसे मैंने कहा, ये सारा अनुभव जैसे जैसे आप लड़ाई में अंदर घुसते जाओगे वैसे वैसे आपको नई नई ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करते थे? मतलब फायर तो करना है बट फायर नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होता था? तो लड़ाई तो रुकेगी नहीं, तो किसी भी तरीके से हमें फायरिंग को जारी रखना है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हाँ, बहुत, अब जुगाड़ कहिए या उसको इनोवेशन कहिए। तो कई बार हमें अगर कोई गन वाकई ख़राब हो जाए तो उसके कोई सब असेंबली खोल के दूसरे गन में लगा देते थे, ताकि कम से कम ये तो चले। और एक गन को, जिसको हम कैनिबलाइजेशन बोलते हैं, कि एक गन से अगर आपने 3-4 अलग अलग असेंबलियाँ निकाल ली तो वो 4 गनों में काम आ जाएंगी। अच्छा। कुछ ऐसे करते थे। कई बार हमने कुछ छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स वहीं पे मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की। कुछ छोटे नट बनाने हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और इतनी हमारे पास इतने साधन होते हैं कि आप कटिंग कर सको उसको और बना सको। हालांकि एक सेफ्टी का एस्पेक्ट हमेशा रहता है इन चीज़ों में, फिर भी क्योंकि काम चलाना है तो चलाना है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको सुनाता हूँ, ये जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि एक इंजन होता है अपने आप में, जिसकी की सर्विसिंग सिर्फ इंडिया के गिने चुने जगहों पे ही हो सकती थी, क्योंकि उसको एक डस्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। तो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर ये था कि वो उन इंजन्स को जबलपुर भेजा जाए। जबलपुर इज़ आवर ऑर्डिनेंस, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो फॉर ऑल द गन्स, फॉर ऑल द आर्टिलरी गन्स। तो वहाँ पे उसकी ओवरहॉलिंग होती थी, और वो ओवरहॉल होके वापस आएगा और उसके बाद लगेगा, जो कि कम से कम 3 महीने का एक अप डाउन उसका वो शेड्यूल होता था, टाइम ड्यूरेशन लगता था। तो हमने लड़ाई के दौरान क्या किया कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स को खोल के वहाँ से, लेह से बाय एयर हम उसको चंडीगढ़ भेजते थे। चंडीगढ़ के लोकल मार्केट में हमने ओवरऑल कराए, और कई हमारे ऐसे जो प्राइवेट के जो वर्कशॉप्स होते हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और उस टाइम एक राष्ट्र भावना भी बहुत मजबूत थी लोगों में, सबकी जाग गई थी कि लड़ाई चल रही है। तो लोगों ने हमारे इंजन्स को 1-1, 2-2 दिन के अंदर ओवरहॉल करके और हम वापस उसको एयरलिफ्ट करके लाए और फिर गनों को शुरू किया। तो मैं इसको जुगाड़ नहीं कहना चाहूँगा, ये एक तरीके से सिचुएशनल हमारा रिस्पॉन्स था, और उसकी वजह से काफ़ी सक्सेस भी मिला और सीखने को भी मिला।
सर आपने इनोवेशन की बात की कि वहाँ पे लड़ाई के मैदान में भी इनोवेशन हो सकता है। ये इनोवेशन करने का दिमाग कैसे लगेगा लड़ाई में, क्योंकि एक तरफ जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ से भी फायरिंग हो रही होगी आप लोगों के ऊपर भी, यहाँ से आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में दिमाग पर कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल होता था? क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को स्थिर नहीं रखेंगे ऑब्वियसली कैन नॉट फिगर आउट थिंग्स कि ये इसमें क्या खराबी हम क्या कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में पैनिक के भी माहौल क्रिएट हो जाए अगर कोई गोला वहां से भी चल गया, क्या ऐसा भी कुछ हुआ होगा? बिल्कुल पैनिक तो होता ही है, क्योंकि अगर आप दुश्मन पे गोला दाग रहे हो तो दुश्मन भी आप पे गोला दाग सकता है। वो तो बिल्कुल और वो पहले से दाग रहे थे। और शुरू में आपको डर लगेगा। जब मैं पहली बार कारगिल पहुंचा था पहली रात, तो उस दिन काफ़ी गोलाबारी हो रही थी। शुरू में पहले 5-10 मिनट आधा घंटा आपको डर लगेगा, क्योंकि आप देखोगे सुनोगे चारों तरफ कुछ हो रहा है, हाँ कुछ डैमेज हो जाएगा, कहीं पे आग लगी हुई है दिखेगा आपको। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आदमी उन चीज़ों को थोड़ा आप नम हो जाते हो, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि उस भय में आप जी ही नहीं सकते हो। उस डर में ना आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो फिर वो हो जाता है कि अपना भगवान के ऊपर भरोसा करके हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, और उसके बाद जो होना है वो होगा। दूसरी बात, जो इनोवेशन या मैं बोलूँगा एक्सपर्टाइज़ की बात होती है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम का हूँ आदमी, तो हमारी सारी एक्सपर्टाइज ही हमारा अस्तित्व का वहाँ पे रीज़न है, नहीं तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो और ऐसे सिचुएशंस में इक्विपमेंट कैसा भी हो, इक्विपमेंट अच्छा हो, पुराना हो, नया हो, ख़राब हो या कम हो, पूरा हो, वो तो उस रियलिटी को हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन भारतीय सेना का जो जवान होता है और जो हमारे JCOs होते हैं, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, दे ऑलवेज लिव अप एंड दे बीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो। सो जो मैं बोलूँगा जो बाकी कंडीशंस जो कमियां रहती हैं उसको हमेशा पूरा करने वाला वो जवान ही होता है, क्योंकि उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसका जो विल पावर है, उसकी कोई कमी नहीं है। तो वही आपको आके सजेस्ट करेंगे कि सर ऐसा करते हैं, ये कर सकते हैं, ये ट्राई कर लेते हैं, इसको खोल के यहाँ कर देते हैं। तो और उसमें फिर हमारा दिमाग एकदम वो हो जाता है। I mean that's the spirit of our Indian Army कि मतलब खत्म करके रहेंगे इन लोगों को, कुछ भी हो जाए, कुछ भी इनोवेशन वहाँ पे कर देंगे। मतलब दिस इज वेरी मतलब गूज बम्स आ रहे हैं सर ये सुनकर भी कि, एंड आई कैन इमेजिन वो सीन कैसा होगा। एक तो रात का वक्त, ऊपर से फायरिंग का सिचुएशन, उसमें खुद पाना कि अचानक से। अच्छा, इसके पहले कोई ऐसा कॉम्बैट सिचुएशन में आपने देखा था जहाँ पे बोफोर का भी इस्तेमाल किया गया हो? बिफोर कारगिल बोफोर्स का इस्तेमाल होते हुए मैंने नहीं देखा था। बोफोर्स इनफैक्ट जो हमारा ऑफिशियली जो गन्स मेरे अंडर में थी जब मैं वहाँ पे पोस्टेड था, तो उसमें बोफोर्स नहीं थे। ये बोफोर्स लड़ाई के दौरान बनाए गए थे। फर्स्ट टाइम जब आप बोफोर्स इंट्रोड्यूस हुए थे। और मैं उस पर ट्रेंड भी नहीं था। इसके हमारे पास स्पेयर्स, लिटरेचर, टूल्स, जिसकी ऐसे भी काफ़ी शॉर्टेज थी कंट्री में उस टाइम। ऐसा नहीं है कि बोफोर्स वेपन सिस्टम में सारे स्पेयर्स हमारे पास रेडिली अवेलेबल होते थे, वो पहले भी अवेलेबल नहीं होते थे। और लड़ाई के दौरान तो और क्रिटिकल हो गया, क्योंकि गनें आ गई और स्पेयर्स और लिटरेचर और टूल्स नहीं आए थे, ना ही लोग आए थे। पहले के 2-3 हफ्ते तक मेरे पास कोई ट्रेंड आदमी भी नहीं था। हम लोग जो बाकी गनों की ट्रेनिंग की हुई थी लोगों ने, उनको बोफोर्स पे लगा के उनसे काम चला रहे थे। फिर जाके टुवर्ड्स मिड ऑफ जून, 2-3 हफ्ते जब जून के निकल गए थे, ये लड़ाई मई के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थी, तो तब जाके कुछ गन ट्रेंड लोग आए मेरे पास, और फिर उन्होंने अपने स्पेशलाइज्ड इनपुट्स देने शुरू किए। नहीं तो एंड फिर उससे काम आसान हो गया। बिल्कुल, काम थोड़ा आसान हुआ। मतलब हम सही चीज़ करने लग गए, आसान तो नहीं हुआ। अच्छा। नहीं तो आप कई बार हिट एंड ट्रायल करते हो या गलत टूल का इस्तेमाल करके कोशिश करते हो कुछ करने का, जिससे डैमेज होने का और फेलियर होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक नट भी अगर आपको गलत साइज़ के स्पैनर से खोलना पड़े तो आप नहीं खोल पाओगे, पूरा दिन लग जाएगा आपको खोलने में, लेकिन आप नहीं खोलोगे। बिल्कुल, उसके लिए आपको सही टूल होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, ये बहुत एडवांस सिस्टम है, इसके हर एक चीज़ की स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, स्पेशलाइज्ड लिटरेचर है, एक तरीके से ही आपको इसको हर चीज़ को करना होता है। तो अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो आप इक्विपमेंट को डैमेज कर सकते हो, वो एक रिस्क रहता है। अभी आपने एक स्पिरिट की हमारी चर्चा की, जो इंडियन आर्मी का स्पिरिट है। सर, इमोशंस की बात करते हैं। जब आप लड़ाई के मैदान में होते हो और आपका फैमिली से कांटेक्ट, आई थिंक मोबाइल फोन्स तो अब आ गए, उस समय चिट्ठियां वगैरह आप लोग लिखा करते थे वहाँ पर? हमारा कोई संपर्क नहीं था परिवार, चिट्ठियों का भी संपर्क नहीं था?
चिट्ठी लिखने का टाइम ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है कि सैनिकों की चिट्ठी आ रही है, वो चिट्ठियां पढ़ रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं, वो चिट्ठियां वापस अपने फैमिलीज को भेज रहे हैं, फोन वो सैटेलाइट फोन से बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ हो पा रहा था वहाँ पर? देखिए नॉर्मल जब जो एक सैनिक की लाइफ होती है, फौजी की लाइफ होती है, उसमें ये सब संभव होता है कि आप हर हफ्ते एक बार चिट्ठी लिखें। आपकी एक फिक्स्ड जगह है, आपकी यूनिट है जहाँ पे, तो वहाँ पे चिट्ठियाँ आती हैं। वो आर्मी का पोस्टल सिस्टम है तो वहाँ से आती हैं। लेकिन एक बार आप ऑपरेशन में चले जाते हो, लड़ाई में चले जाते हो, और वो भी कारगिल जैसी लड़ाई जो कि बिल्कुल अचानक से शुरू हुई, हमें कुछ पता नहीं था। अब जब मैं 29 मई या उसके आसपास 28-29 मई को जब मैं कारगिल गया, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितने दिन के लिए जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वो तो वहाँ जाने के बाद मुझे बताया गया कि बटालिक चले जाओ, तो मैं बटालिक चला गया। अब वहाँ चिट्ठी कहाँ से आएगी? चिट्ठी तो आ ही नहीं सकती है कहीं से, पता ही नहीं होगा कि आप हाँ, और आएगी तो तब तक शायद लड़ाई खत्म हो जाएगी और मैं कहीं और चले जाऊँगा। और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थी हमारे पास, इसके लिए कोई फ़ोटोग्राफ नहीं है, कुछ लेने का मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन दिमाग में वो फ़ोटो अभी भी है, अभी भी मौजूद है। और हाँ, कभी कभी सैटेलाइट फ़ोन्स लेके आते थे कुछ लोग, जो जर्नलिस्ट वगैरह। तो हमने एक बार कोशिश की बात करने की, तो 1 मिनट का आप बात कर पाओगे अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो, नहीं तो और कोई साधन। क्या कॉन्वर्सेशन आप रिकॉल कर पा रहे हैं जो आपने फैमिली में फ़ोन किया आपने? मैंने एक जर्नलिस्ट से सैटेलाइट फ़ोन लेके बात की थी अपने वाइफ से, और बोला था कि सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और उनको जो खबर थी वो टीवी और इनके माध्यम से पता था, क्योंकि आई थिंक डेली हर रोज़ शाम को एक ब्रीफिंग होती थी हमारे ऑन सम ऑफ द चैनल्स, फ्रॉम ऑफिशियल चैनल्स। तो उनको ज़्यादा पता था, मैंने सिर्फ हमें कुछ पता नहीं था लड़ाई के बारे में, क्योंकि हम तो अंदर थे। आप लड़ाई में रहकर आपको नहीं पता, लेकिन टीवी पर देख के सब पता लग रहा है। और ना ही हमारे पास टीवी था वहाँ, टीवी होने का सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं ठीक हूँ और अभी देखते हैं जैसे आगे क्या सिचुएशन होगा। और मुझे याद है वो कॉल अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि साइड में जो गन थी उसकी फायरिंग शुरू हो गई थी, तो बहुत ज़ोर से वो वाइब्रेशन होता है, तो वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया। तो इतनी बात हुई मेरी पूरे 2 महीनों के दौरान। यहाँ पर आई एक्सपेक्ट कि आपकी वाइफ भी बहुत सोच रही होंगी कि अरे थोड़ा और बात हो जाए, थोड़ा और हम जान लें, बट यहाँ पर आप भी ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है। कई रीज़न है, सिक्योरिटी रीजंस भी हो सकते हैं, आप इमोशनली ट्रबल भी नहीं करना चाहते हैं किसी को, ये भी हो सकता है, राइट? हाँ, मतलब लड़ाई की बातें ना ही बताएं परिवार वालों को, अच्छा रहता है, उनका इंटरेस्ट भी हमारे। आई एक्सपेक्ट कि टीवी पे जो भी खबरें दिखा रही होंगी, कितने जवान शहीद हुए, क्या हुए, यही दिन भर चलता होगा सर, राइट? हाँ, टीवी में जो सच है वो तो उसको छुपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें तो कॉफिन्स आ रहे हैं जवानों के। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा प्रोत्साहित रखने के लिए सेना को न्यूज़ को उस तरीके से भी दिखाया जाता है, ताकि आपकी छोटी मोटी अगर लॉसेस हो भी रही हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपकी विक्ट्रीज और आपकी जो पॉजिटिव साइड है ऑफ द ये मेरे दिमाग में एक सवाल लेके आता है सर, जैसे कि आपने बताया कि सेना को प्रोत्साहित रखना भी जरूरी है। एक यूनिट में एक जवान अपने किसी साथी के साथ हंसी खेल के बात कर रहा है, हंस खेल रहा है उसके साथ में, लड़ाई हो रही, वो जवान शहीद हो गया, फिर एक साथी की कमी भी महसूस होती है वहां पर कि भैया ये हमारे साथ लड़ रहा था, आज ये लाश बन गया, बेचारा मर गया। तो ये जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, इसको किस तरह से टैकल करता है एक जवान उस लड़ाई के मैदान में? एक जवान की सेना में, नॉट जस्ट जवान बट जवान और जेसीओ हो, ऑफिसर हो, सब की एक प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है कि राष्ट्र तो सर्वोपरि है ही, और एक बहुत ही गर्व की बात होती है, बहुत सम्मान की बात होती है अगर किसी को राष्ट्र के लिए लड़ने का और जान देने का उसमें अवसर। जान देना तो कोई ऐसे अवसर तो बाद में ही पता चलता है, पहले तो पता चलता नहीं है, लेकिन लड़ना अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात होती है। तो इतना कोई सोचता नहीं है एक्चुअली। जब आपने आर्मी ज्वाइन की थी, आपने सोचा था कि आप कभी कैसा लड़ाई भी लड़ेंगे, लाइक एक सैनिक का ड्रीम तो मैं देश के लिए लड़ूंगा, ऐसा कुछ आपने सोचा था पहले? मुझे पता था कि हमारा जो सेना में होने का धर्म यही है कि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि इन हालातों में और इस अचानक से इस तरीके से उस समय पर मेरी ज़िंदगी के उस स्टेज में होगा। और अचानक से सब कुछ हुआ। थोड़े टाइम तक ये भी लगा कि मैं क्यों हूँ, इतने सारे लोगों, 10 लाख लोगों की आर्मी है, तो मेरा ही क्यों नंबर आया बटालिक में होने का। थोड़े टाइम के लिए आदमी इस फीलिंग के साथ भी रहता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वक्त निकलता है और आदमी
आप अपने लाइफ के सभी चैप्टर्स को एक साथ देखते हो तो लगता है कि मैं बहुत लकी था कि मुझे लड़ने का मौका मिला। मेरे पास अपनी बाकी ज़िंदगी में कुछ बताने के लिए कोई कुछ एक्सपीरियंस रहा, हम लड़ गए थे वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस रहा। और सेना में जाने का इतने सालों तक एनडीए से लेके ट्रेनिंग करने का और उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करने का जो एक सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट हो सकता था वो एक वॉर ही हो सकता था। और वो मैंने 28-29 साल की उम्र में देख लिया, अपनी आंखों से देख लिया, उसमें पार्टिसिपेट कर लिया और आज तक उसको याद करते हैं। इसलिए तो अब मुझे कोई वो समय भी ऐसा था ना सर कि मतलब कुछ महीने पहले जो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और उसके बाद में दुनिया भर के सैंक्शंस लग गए थे, कोई देश मदद करने को तैयार नहीं। मैंने ये भी पढ़ा था कि आर्टिलरी सप्लाई में भी कमी आ गई थी और कोई देश मदद को तैयार भी नहीं था। क्या ये सिचुएशन आप लोग ने देखी थी वहाँ पर? ऑब्वियसली आपने देखी होगी। व्हाट वाज दैट? मैं फील्ड के अंदर से मैं बताता हूँ हमारा क्या अनुभव था कि जब बोफोर्स की फायरिंग हो रही थी तो क्योंकि इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही थी जैसे मैंने बताया, तो जब रेट ऑफ फायरिंग इतनी ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली एमिनेशन का स्टॉक उसी हिसाब से आना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको रिप्लेनिश होना चाहिए। लड़ाई की एक चीज़ होती है जो किसी ने नहीं देखी है और उसके बारे में ना तो कोई पिक्चर बनती है ना कुछ, कि जब मान लीजिए किसी सड़क के ऊपर या कोई जहाँ बटालिक से कारगिल के ऊपर या द्रास के पूरे उसके ऊपर इतनी सारी सेनाओं को चलाने के लिए बहुत सारे संसाधन चाहिए उनको, सिर्फ ऑपरेशनल रखने के लिए आपको फ्रॉम क्लोथ्स टू शूज टू एम्यूनिशन टू इक्विपमेंट टू पेट्रोल टू डीजल टू everything has to be supplied so that the army keeps everything has to keep going, the supplies have to keep going। तो उन सड़कों पे दिन रात 24 घंटे गाड़ियां चलती थी, हजारों गाड़ियां आती थी हर रोज, और वो पतली सड़कें होती हैं पहाड़ों में। तो उनको वापस भी जाना होता है, तो इसलिए कॉन्वॉय की टाइमिंग होती है कि 6 घंटे तक गाड़ियां इस डायरेक्शन में आएंगी, फिर बाकी 6 घंटे रिवर्स जाएंगी। तो वो एक मैसिव एक सप्लाई चेन का एक एफर्ट होता है, एक लॉजिस्टिक्स का एफर्ट होता है, तभी जाके सस्टेन होता है सब कुछ। तो वो पार्ट हमें दिखता नहीं है, लेकिन असलियत वो देखा जाए तो असलियत यही है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भी है, अगर ये ना हो तो आई डोंट थिंक कोई इन्फेंट्री भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी वो, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आपको राशन लेके जाना है, आपको मैकेनिक, इंजीनियर, हर एक व्यक्ति की वहाँ जरूरत पड़ेगी। एंड दिस इज क्वाइट अंडररेटेड। Yes, it बहुत is अंडररेटेड। the logistics of a war is a very boring, उसमें कोई रोमांचक चीज नहीं है। रोमांचक तो टाइगर हिल, हमारे फिल्मों का बहुत असर है सर, ये फिल्मों का असर है। फिल्मों देखा, ये बंदा निकला बाहर, वो मारते मारते आगे। ऑफकोर्स हमारे जवान बहादुर हैं, बट जो बैक एंड में काम हो रहा था ये भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ये ना होता तो आई थिंक आगे का कुछ मैप बन ही नहीं पाता लड़ाई का, क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो वही था, वो जो सप्लाई होना चाहिए जिस हिसाब से, वो अगर नहीं हो पाए तो आपके स्टॉक्स कम होंगे। जो ऐसा आपने एम्यूनेशन के बारे में पूछा, तो एक स्टेज था जबकि ऐसा माना जा रहा था कि हमारे इस रेट से अगर फायरिंग चलती रही तो हमारे एम्यूनेशन के स्टॉक्स पूरे। नॉट रॉन्ग, इजराइल ने हमारी मदद की थी उस समय। मुझे इजराइल का पता नहीं है, लेकिन हमने लड़ाई के दौरान एक ट्रायल शुरू हुए थे जो कि साउथ अफ्रीकन ओरिजिन का एम्यूनेशन था। उसकी ट्रायल्स के लिए मैं भी वहाँ पे गया था, मुझे याद है। तो एक साइड में बोफोर्स की फायरिंग चल रही है, लेकिन कुछ गनों को ये एम्यूनेशन दे के इसको स्टडी किया जा रहा था कि ये एम्यूनेशन काम करेगा या नहीं। और मुझे याद है उसके दौरान कि इनके स्पेसिफिकेशंस में कुछ फ़र्क था। जो ये नया एम्यूनेशन आया था, इसकी फायरिंग हमारे प्रेडिक्टेड टारगेट्स पे नहीं हो पा रही थी, तो काफ़ी उसकी भी ज़्यादा करेक्शंस देने की ज़रूरत पड़ रही थी। इनके कार्बन डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि अफ्रीकन वालों के। हाँ, जो एम्यूनेशन का जब गोला फायर करता है तो शेल जो बाहर निकलता है, हाँ, तो जब वो जो उसका प्रोपेलेंट है, जो चीज़ जलती है और जो गोले को वेलोसिटी देती है, वो उसका जो कॉम्पोजिशन था उसमें कार्बन कंपोनेंट ज़्यादा था। तो इसकी वजह से गन्स के कुछ पार्ट जैम हो रहे थे या उस पर डिपॉजिट्स ज़्यादा हो रहे थे। अब ये सब चीज़ें, ऐसा है कि लड़ाई भी चल रही है और ये साथ में ये सब स्टडी भी चल रहा है। तो मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि भारत सरकार ने उस टाइम ये एम्यूनेशन खरीदने की कोशिश की थी, तो कुछ कंट्रीज़ ने, मुझे पता नहीं है, ऑब्जेक्शन दिया, लेकिन साउथ अफ्रीकन एम्यूनेशन ट्रायल के लिए आया था। काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूएस बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन ले रहा था उस समय
हो सकता है उनका कोई डिप्लोमेटिक उस समय वॉर चल रहा हो, ऑफकोर्स इंडिया पे सैंक्शंस लगे ही हुए थे उस समय, इस समय लड़ाई चल रही थी। एंड फिर वो साउथ अफ्रीकन जो एम्यूनिशन था उसका इस्तेमाल हुआ आगे? ये मुझे जानकारी पूरी नहीं है क्योंकि वो ट्रायल्स पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए थे, अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर सो उस टाइम पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई होगी, एक तरफ आपको बिफोर मैनेज भी करना है, दूसरी तरफ आपको ये ट्रायल्स हाँ, भी देखने ये सब एडिशनल चीज़ें हैं जो आती रहती हैं लड़ाई के दौरान, लेकिन मैंने कहा लड़ाई तो रुक नहीं सकती है, तो उसको चलाने के लिए जो भी चाहिए वो करना पड़ता है। बिल्कुल। और एंड आई थिंक सर ये बोफोर अगर नहीं होते तो कारगिल जीतना बहुत ज़्यादा असंभव के लगभग असंभव ही हो जाता। मतलब हाँ, असंभव या कहिए कि उसके लिए हमें और कीमत ज़्यादा बहुत चुकानी ज़्यादा, पड़ती। हज़ारों जवानों की बोफोर्स लाशें गिर जाती उसमें। काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुए उनके एक्यूरेसी की वजह से, उनके पेलोड जो उनकी फायर पावर है उसकी वजह से। तो वो बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट है जो कि अपने समय से काफ़ी आगे था। अच्छा। हम लोग कोई इंडियन इक्विवेलेंट उसका कई सालों तक मुझे नहीं लगता है कि हम बना पाए। अब शायद Now we have Dhanush we have something which is close to that, but that system was very advanced of that time. Yes, and despite all the controversy, जितनी भी political बहुत हुई थी। controversy हुई उसके ऊपर या जो भी हुआ, वो equipment बहुत ही बढ़िया था। इतना कोई भी आपको जो You guys जिसने loved भी- it. Yes, absolutely, we loved it, and it was one of the reasons why the war was successfully won in that much duration. Otherwise, it would have taken longer. तो जब ये जंग जीत गए तो आप लोग को पता लगा फैमिली कि वी हैव वन द वॉर, और आप घर पे लौटे होंगे तो उस समय क्या माहौल था, मतलब वो कैसा फील था कि मतलब आई एम श्योर कि ये पता ही नहीं होगा कि हम घर कब जाएंगे और घर वालों को कब देखेंगे। 2 महीने घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, एज सेड कि 1 महीने बाद इसमें आपसे आप ये कह पाए 1 मिनट में कि मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज ओके। जब आप घर आए तो फिर क्या हो रहा था सर? हाँ, तो जितने अचानक लड़ाई शुरू हुई थी उतने ही अचानक ख़त्म भी हुई। जब 26 जुलाई को ये डिक्लेयर हो गया कि नाउ वी हैव वन एंड इट वाज द विक्ट्री वाज अनाउंस्ड, और कुछ जो हमारे अगले असाइनमेंट के लिए, मैं तो वहाँ से 2-3 दिन के बाद ही उसके बाद मुझे वापस आना पड़ा कारगिल से, और कहीं मुझे जाना था, किसी कोर्स के लिए जाना था। तो उस दिन तक पता नहीं था कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और फिर अचानक एक दिन हुआ कि ठीक है, नाउ यू कैन फ्लाई। सो आई केम बैक टू दिल्ली, और पहली बार फिर पता चला कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा था, और हर टाइप के इनपुट्स मिले। कुछ जिनके करीबी लोग लड़ाई से जुड़े हुए थे या सेना से जुड़े हुए थे, उनको तो फिक्र थी, उन्होंने टीवी पे फॉलो किया, उन्होंने जर्नलिस्ट और जो भी रिपोर्ट्स थे उसके माध्यम से अपना एक इम्प्रेशन बनाया था वॉर का। दे वर वेल इन्फॉर्म्ड, बट एक देश का ऐसा भी हिस्सा था जो कि जिसे कोई खबर नहीं थी, जो कि अपनी ज़िंदगी जी रही थी, और सब कुछ उनके लिए नॉर्मल चल रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा है या गलत है, लेकिन जिनका पर्सनल कुछ स्टेक होता है, जब कोई आपका परिवार का सदस्य होता है या कोई रिलेटिव होता है, तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वो चीज़। और बाकी समाज के लिए मैं समझता हूँ कि जब हमारे देश के जवान लड़ रहे हैं तो वो देश के जवान हम सबके लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे ही फैमिली के मेंबर्स हैं। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर माई कंट्री, यू आर समवन हु इज सेविंग माई कंफर्ट। आप मेरे कंफर्ट के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। सो एज एन सिविलियन, एज ए यंग यूथ ऑफ दिस कंट्री जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू सर कि आप उस समय वहाँ मौजूद थे, और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू। लाइक आई सेड कि मैं भी अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे लड़ने का एक अवसर मिला देश के लिए। एट द सेम टाइम हीरो वर्शिप करना में मेरा उतना विश्वास नहीं है, क्योंकि हम अपनी नौकरी कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, हमें उसके लिए ट्रेन किया गया था, उसी के लिए तैयार, और वही हमारी जिम्मेदारी थी, तो हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और हम सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं एक्चुअली, एक तरीके से देखा जाए तो देश का अगर कोई युवा भी है तो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि कारगिल में जाके ही लड़ सकता है, अपने लेवल पे लड़ सकता है। एक्चुअली सर बहुत लोग की नहीं ये बात होती कि मतलब हमें देश सेवा करें तो हम फौज में ही ज्वाइन करेंगे, कि काफी यंगस्टर्स की भी ऐसी माइंडसेट है कि हम देश सेवा तो फौज,
ये सोचा जी कि बहुत सारे अदर सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे आप जाकर देश सेवा भी कर सकते हो। बिल्कुल, देश की सेवा सिर्फ फ़ौज और इधर नहीं होती है। अगर आप एक अच्छे नागरिक हो, अगर आप ट्रैफ़िक रूल्स का पालन करते हो, अगर आप टाइम से अपना टैक्स भरते हो, अगर आप गरीबों का ध्यान रखते हो, जो आपसे कम प्रिविलेज्ड हैं उनको उनकी तरफ दया रखते हो, अपने नौकर-चाकर, एम्प्लॉइज़ और इनका ख़्याल रखते हो, तो भी आप देश की सेवा कर रहे हो, तो आप समाज की सेवा कर रहे हो और वो करना भी ज़रूरी है। हर एक आदमी को अवसर नहीं मिल सकता है जाके सिर्फ हथियार के साथ लड़ने का, लेकिन आपके पास भी ये हथियार हैं जिनके साथ लड़ना चाहिए और अगर इसमें कमी रह जाती है तो देश का सैनिक भी शायद खुश नहीं होगा या देश का उद्धार नहीं होगा। देश के उद्धार के लिए दोनों स्तर पे लड़ाइयाँ ज़रूरी हैं और अगर मुझे आज के नौजवान से कुछ कहना है तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्तर पे लड़ाई लड़ो। Choose your battles, choose them wisely and fight well and be a good citizen, be a citizen that everyone can be proud of. But unfortunately, a large section of the people, it's my judgment if I may say, do not try to be the ideal citizen. We are not taught to be that. Try to impersonate someone else. That's again a big problem. Many of the people nowadays do. They try to impersonate someone else who they are not. Possibly that is an effect of. अब जैसे वॉर की बात की, हम सब अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई, अब कौन सी लड़ाई चल रही है और फ्यूचर में कौन सी लड़ाई हो सकती है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैंने 2004 में फ़ौज छोड़ दिया, फिर कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई, उसके 5 साल के बाद मैंने फ़ौज छोड़ दिया और मैं आके सिविल सोसाइटी में मर्ज हो गया एक तरीके से, क्योंकि मेरा मन भी था कि मैं, और मुझे लगा कि मैंने देश के लिए अपने जो मेरी जिम्मेदारी थी एक तरीके से काफ़ी हद तक पूरी कर दी है और आके ये जर्नी अच्छी रही है। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में काम किया और जो नॉर्मली जो एक हमारे उम्र के लोग करते हैं वो सब कुछ किया, लेकिन एक ये भावना ज़रूर थी कि समाज को सुधारने का जो काम है उसकी जिम्मेदारी हम सबको लेनी चाहिए। ये काफ़ी मेरे जहन में थी और शायद फौज में होने की वजह से हमेशा मेरे साथ रहा। वो राष्ट्र सेवा की भावना निकल ही नहीं सकती अंदर से, कभी भी नहीं निकलेगी। हाँ, मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूँ कि मेरे लिए वो काफ़ी डिफाइनिंग एक एक्सपीरियंस रहा और उस वजह से जब पिछले 3-4 साल पहले मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें कि मैं एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मैंने मुहिम चलाया था और ये इंडिया का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ऑन द तिब्बत साइड, मतलब उत्तराखंड में लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसको उत्तरकाशी बोलते हैं, उसके बाद बॉर्डर है। तो वहाँ पे मैंने एक स्कूल को एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया और उस नॉन प्रॉफिट को अब मैं मैनेज करता हूँ। अब मेरा पूरा टाइम, पूरा एफर्ट उन 100 बच्चों को पढ़ाने में अभी मेरा ध्यान उधर है। पिछले 3 सालों में हमने उनकी काफ़ी काया पलट कर दी स्कूल की, जो कि कोविड के बाद बंद होने के कगार पे था, क्योंकि बहुत सारे जो रिमोट स्कूल्स हैं या रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सरवाइव नहीं कर पाए। जब इतने ब्रेक हो गया 2 साल का तो ना फ़ी आई ना सैलरी मिली टीचर्स को, सब इधर उधर चले गए। लेकिन पिछले 2-2.5 साल में हमने उस कैंपेन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। वो स्कूल अब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया का हैप्पीएस्ट और रिमोटेस्ट स्कूल वहाँ पे एक CBSE स्कूल बनाएं, जो कि अगले कुछ वर्षों में मुझे पक्का विश्वास है कि वो साकार होगा। तो अभी मेरी एज अ सोल्जर यू फॉट द कारगिल वॉर एंड एज अ सिविलियन नाउ यू फाइटिंग द बैटल फॉर द एजुकेशन। ये बहुत ही नोबल टास्क है सर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि मतलब हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनको प्रिविलेजेस नहीं मिले, जिन लोगों को कई चीज़ों से वो वंचित रह गए, कि जो महरूम रह गए, उन्हें आप दे रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग सर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नॉट एवरीवन कैन डू इट एंड हैविंग अ ड्रीम रिगार्डिंग दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि हम भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बट व्हाट यू आर थिंकिंग दैट्स समथिंग वेरी अमेजिंग एंड दैट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग सर। थैंक यू सो मच एंड मैं आपको भी प्रोत्साहित करूंगा कि आप भी ऐसे मुहिम से किसी से जुड़ें और हमेशा इस चीज़ को अपने साथ लेके चलें कि अपना कल्याण तो होगा ही, लेकिन दूसरों का कल्याण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस समाज को बदलना में उसमें हमारा एक रोल है। इस राष्ट्र को बदलने में
दिल्ली में बैठ के कोई नेता नहीं बदलने वाला है, हम सबका इसमें रोल है बदलने में। और इन सब चीज़ों पे अगर चिंतन करना है तो थोड़ा जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो हमारे इंडियन वैल्यू सिस्टम्स हैं, या जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, इस पे आधार रखेंगे आप अपनी जीवन का, तो ये सारी चीज़ें हज़ारों सालों से लोगों ने लिखी हुई हैं, सिर्फ हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमने उसको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की है। अगर हम उन चीज़ों पे अपने जीवन को आधारित करेंगे तो ये तो भागवत गीता में लिखा है कि आपको धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा और अर्थ कमाना चाहिए और काम मतलब उसका एंजॉय करना चाहिए, उसको उसके लिए हमारा अस्तित्व है, और उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ उन प्रिंसिपल्स पे अपनी लाइफ को उसको साथ अलाइन करना और उसको परिपूर्ण करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मुझे भगवान ने वहाँ भेजा, मुझे लड़ाई लड़ने का मौका मिला, उसके बाद ज़िंदगी जिस तरीके से आगे बढ़ी, और as on date I don't think I have any regret. I am extremely thankful to God for everything that has happened in my life. And अगर फिर कभी लड़ूं तो शायद इससे बेटर ही लड़ूंगा, और फिर कभी समाज सेवा करूं तो इससे ज्यादा ही बच्चों को पढ़ाऊंगा। Once a soldier, always a soldier. बिल्कुल सर, आई एम वेरी थैंकफुल सर, आपने हमें समय दिया फॉर दिस पॉडकास्ट। मैं यही सोच रहा था कि मैंने कारगिल सीरीज शुरू की है तो इसको खत्म करूं तो एक शानदार पॉडकास्ट के साथ शुरू, और एक ऐसे शख्स को उसमें बुलाऊं जो वहां पर मौजूद था, और आप मुझे खुशनसीबी है मेरी कि आप मुझे मिले इस पॉडकास्ट के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आई होप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया होगा इस पॉडकास्ट को। दे माइट हैव, उन्हें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट था। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। जय हिंद सर।